नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की सेहत की। इस समय देश में कुल मिलाकर 650 से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। यही नहीं, 34,000 से लेकर 40,000 के करीब कॉलेजेस भी मौजूद हैं। लेकिन आलम यह है कि दुनिया के टॉप शिक्षण संस्थानों में इनकी मौजूदगी ना के बराबर है। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। यही नहीं, देश के योजना आयोग ने भी कुछ साल पहले ये चिंता जताई थी कि देश की तकरीबन 60% से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र रोजगार के काबिल नहीं हैं। भारतीय संस्थानों की गुणवत्ता को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। अब सरकार अलग अलग कोशिशें कर रही है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के रास्ते बनाए जाएं। विदेशी संस्थानों को मौका भी देने की बात कही जा रही है और हाल ही में सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके जरिए यह माना जा रहा है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट का एक बड़ा ग्रुप मौजूद है। अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं अशोक ठाकुर जी, जो कि उच्च शिक्षा विभाग में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ एस मंथा हैं, जो कि AICTE के चेयरमैन हैं। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मंथा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कुछ दिन पहले HRD में ही सेक्रेटरी रह चुके हायर एजुकेशन के RP अग्रवाल साहब हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर JBG तिलक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। इनका अपना नाम है एजुकेशन के क्षेत्र में, और आप न्यूपा में प्रोफेसर और हेड हैं एजुकेशनल फिनेंस के। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी जी, जो कि ऑल्टरनेटिव प्रेसिडेंट हैं EPSI के। EPSI यानी एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, और ये सोसाइटी 2005 से काम कर रही है। ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान हैं, और वो हैं डॉक्टर आभा देव हबीब, कार्यकारी सदस्य हैं डूडा की और एक मुखर आवाज़ हैं टीचिंग कम्युनिटी की। और हमारे साथ हैं शोभा मिश्रा घोष, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं फिक्की में। शोभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। यहाँ पढ़ना अपने देश के छात्रों के लिए चाहे जितनी शान की बात हो, मगर दुनिया के नक्शे पर इनकी कोई औकात नहीं है। यूनिवर्सिटीज की हर वर्ल्ड रैंकिंग यही बात कहती है। हाल में ब्रिटेन में जारी QS रैंकिंग ने भी वही कहा जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग ने कुछ समय पहले बताया था। दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं है। सबसे ऊपर 222वें नंबर पर आने वाला भारतीय संस्थान IIT दिल्ली है, लेकिन 2012 की लिस्ट की तुलना में इस वर्ष वो 10 पायदान नीचे गिरा। शर्मनाक हकीकत है कि 800 संस्थानों की सूची में सिर्फ 11 भारतीय नाम हैं, और उनमें से एक को छोड़कर बाकी सब का दर्जा पिछले साल की तुलना में गिरा है। ऊपर चढ़ने वाला अकेला संस्थान IIT खड़गपुर है, जो 349 से बढ़कर 346वें नंबर पर आ गया। यानी शैक्षिक प्रतिष्ठा, कंपनियों की निगाह, छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षकों की उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और शिक्षकों की मौजूदगी की कसौटी पर हमारे विश्वविद्यालय बदहाल हैं। तो उपाय क्या है? UPA सरकार ने विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत बुला लेने का रास्ता निकाला है। इससे पहले कि संबंधित विधेयक संसद में पास होता, सरकार ने कंपनी कानून 1956 की धारा 25 के तहत फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में अपना कैंपस खोलने की इजाजत देने का फैसला किया है। कोई ऐरी गैरी कंपनी न आ जाए, इसलिए तय किया गया है कि विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कमाया मुनाफा अपने देश नहीं ले जा सकेंगे। सिर्फ वही यूनिवर्सिटी भारत आ सकती है जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, क्वेकारेली साइमंड्स रैंकिंग और शंघाई जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 400 में शामिल हों। लेकिन वे विश्वविद्यालय खुद अपना ब्रांच खोलकर उसे चला सकेंगे, यानी उन्हें किसी भारतीय पार्टनर को साथ लेने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें सरकार के पास 25 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे, जिसे अगर उन्होंने कोई नियम तोड़ा तो जब्त कर लिया जाएगा। कहा जाता है कि भारत में उच्च शिक्षा का बाजार बड़ा है, नौजवान आबादी है और यहाँ कैंपस चलाने और अनुसंधान की लागत कम है। इसलिए मुमकिन है कि सरकार की कड़ी शर्तों के बावजूद कई विदेशी विश्वविद्यालय भारत आ जाएं।
फिर भी ये सवाल कायम है कि क्या वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर मौजूद MIT, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोलेंगे? मुद्दे और भी हैं। क्या सरकार ने उच्च शिक्षा को सुधारने का शॉर्टकट चुना है? आखिर कितनी विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत आएंगी और वे कहां-कहां अपने कैंपस खोलेंगी? क्या इससे शिक्षा को कारोबार बनाने का चलन तेज नहीं होगा? क्या उच्च शिक्षा में वर्ग भेद और क्षेत्रीय अंतर नहीं बढ़ेगा? इलाज मर्ज से बुरा साबित ना हो, इसकी क्या गारंटी है? ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। आप सर्विंग सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन में भारत सरकार के। अभी जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, जितने भी कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, जितने भी सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, वो तमाम सरकारी प्रयास हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में पीछे क्यों छूटते जा रहे हैं? ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है किसी के। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा जो लक्ष्य था वो था कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हायर एजुकेशन के में लाएं, इंस्टीट्यूशन में लाएं। हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो था वो 12% के लगभग था, कोई 8 से 5-6 साल पहले, जो अभी लगभग 19% के लगभग पहुंच गया है। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2020 तक हम 30% प्राप्त कर लेंगे, वो लगता है कि हो जाएगा। तो लेकिन क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने से गुणवत्ता में सुधार आ रही है? इसीलिए मेरा जो अगला जो वो था कि नंबर्स में तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हम उसको अचीव भी कर लेंगे, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है क्वालिटी का। हाँ। तो इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमारा जो भी फोकस रहेगा वो क्वालिटी के ऊपर रहेगा। इसीलिए हम चंद मैं स्कीम्स बता दूं जिसके तहत हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो UGC ने अक्रेडिटेशन मैंडेटरी कर दिया है। सभी संस्था को अपने आप को अक्रेडिटेट करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमने एक बहुत बड़ा नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं 12th 5-year प्लान में, क्योंकि इमारत बनाने से या इंस्टीट्यूशन खड़ी करने अकेले से नहीं होता है। सबसे ज़रूरी होता है कि फैकल्टी की क्वालिटी क्या है। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद हम वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं नहीं ठहरे, यहाँ तक कि हम जो पहले थे उससे भी पीछे चले गए हैं। वो इसलिए है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ। और जो ये रैंकिंग करती है, जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन है, ये 60% वेटेज देती है रिसर्च पे। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च ना के बराबर है। केवल कुछ IITs में होता है या हमारे रिसर्च होता है, हमारे जो रिसर्च लैब्स हैं, लैब्स में होता है। यूनिवर्सिटीज़ में अब शुरू हुआ है। तो जब तक हम रिसर्च के ऊपर एम्फेसिस नहीं देंगे, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन के ऊपर हम जोर नहीं देंगे, तब तक हम वर्ल्ड रैंकिंग्स में नहीं आ पाएंगे। और एक और चीज़ भी है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोफाइल है वो इंटरनेशनल प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है। यहाँ ना तो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यहाँ पे हैं और ना ही टीचर्स, फैकल्टी। हाँ। इसीलिए भी हम लोग मार खाते हैं। जी, तो आपने बड़ी वजह बताई कि इंटरनेशनल फैकल्टी नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं है, हमारे यहाँ रिसर्च की कमी है। अग्रवाल साहब, मैं मंथा साहब को लूँ, इससे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी, आखिर हमारे देश में रिसर्च इतना कम क्यों है? आपने बहुत काम किया है इस संबंध में, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों रिसर्च को लेके ध्यान नहीं दिया जाता है? आप भी जब सेक्रेटरी थे बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे कि रिसर्च हमारे यहाँ कम है और इसको बढ़ावा देना चाहिए। एक्चुअली जैसा ठाकुर जी ने बताया, हमारे कंट्री में रिसर्च के ऊपर हम सिर्फ 0.85% ऑफ GDP खर्च करते हैं। और वो भी जो ज़्यादातर रिसर्च है अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम से नहीं होता है। आप कनाडा का अगर एग्जांपल लें तो वहाँ जितना रिसर्च होता है कनाडा में, 35% ऑफ दैट रिसर्च गेट्स डन थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और यही फिगर अगर यूके में देखें तो 25% है। हमारा फिगर ये 4 से 5% है। जैसे इसका मतलब है कि जितना रिसर्च इंडिया में होता है उसका सिर्फ 4 से 5% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता है। हमारे यहाँ जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, which is one of the measures of judging research, वो बहुत कम है। हमारा 3.4% of the total publications in the world we publish with a population of 16% of the globe, जबकि चाइना करीब 12%
11-12% के लेवल पर है। और जो हम पब्लिश करते हैं उसका भी एक वन वे ऑफ जजिंग कि कितना अच्छा पब्लिकेशन है वो है साइटेशंस। तो हमारे यहाँ साइटेशंस जो है पर रिसर्च पेपर एवरेज 5.77 है जी। वर्ल्ड का एवरेज 10.88 है। तो इससे पता लगता है कि हमारे वी हैव ए सीरियस रिसर्च डेफिसिट। और जैसा बताया ठाकुर साहब ने, ज्यादातर अगर हम काकरली सीमेंट्स का हायर रैंकिंग देखें, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग, या फिर जियोटोंग यूनिवर्सिटी का देखें, या फिर टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट का देखें। एक्चुअली टाइम है हायर एजुकेशन सप्लीमेंट वाज गेटिंग देयर रैंकिंग डन थ्रू Kakarli Cements until 2010. It is only after 2010 that they have employed Thomson Reuters. So इससे पता लगता है कि रिसर्च डेफिसिट जो हमारे यहाँ इतना ज्यादा है, and it is only good teaching emanates from good research, and there is a vicious quality cycle, I would say. जी, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल रिसर्च में हम बहुत पिछड़े हैं और ये भी वजह है कि हम वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से खास रीजन वही मैं मानता हूँ। जी, लेकिन हमारे यहाँ 4000 से ज्यादा टेक्निकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और हम ये मानते हैं कि उन इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए हम जो है बेहतर इंजीनियर्स, बेहतर टेक्निकल पर्सन्स तैयार कर रहे हैं। बावजूद इसके आखिर योजना आयोग को क्यों कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं इस तरह के संस्थानों से वो रोज़गार के काबिल नहीं है? बावजूद इसके क्यों ऐसा है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं गुणवत्ता के क्षेत्र में, खासतौर से एजुकेशन में? मेरे ख्याल से जहाँ तक क्वालिटी का जो संबंध है, बहुत सारा अच्छा रिसर्च के लिए यू ऑल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ फंड्स। और ये जो रिसर्च फंड्स है इसका एक ज़रिया होता है इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन के वजह से, वो हो नहीं पाता है। और किसी किसी कॉलेज में होता है तो उन कॉलेजेस में अपना टीचिंग प्रोसेस भी बेहतर होता है, उनका रिसर्च भी बेटर होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का उस तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भी हम कहीं पिछड़ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इंडस्ट्री के सहयोग की बात है या फिर हमारे इस पिछड़ेपन में कुछ और वजहें भी हैं? एक दो रीजंस आई वांट टू हाईलाइट इट। इवन इफ वी फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड रैंकिंग्स फॉर अ व्हाइल, there are some problems, some parameters were considered, some parameters are not relevant for us, etc. So even if we forget the world ranking, I think it is very well acknowledged by all that the quality of higher education in India is falling very rapidly, and that's a matter of very serious concern. And one of the important reasons is, of course, our priority for research has been very negligible for a very long period. It's not just a phenomenon now. From the very beginning, we didn't care for research. Research budgets were very scanty, limited budgets. But the more important problem, I think, that we find nowadays much more severely is the teacher shortage. We have a very high degree of shortage of teachers in all kinds of institutions, whether it is technical institutions or undergraduate colleges or central universities or state universities. We have across the board, I think, around 1/3 teaching posts are vacant. And we have really messed up with the teacher recruitment policies during the last 2 decades, and we ended up in a very bad situation. लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की, 6th पे कमीशन लाई, उसके अलावा टीचर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए, बावजूद इसके ऐसा क्यों है? They are not adequate at all. In fact, there was no recruitment of teachers for more than 15 years, beginning 1990 onwards. And many prospective teachers got demotivated, and today it's very difficult to get a very high quality person attracted into academic profession or attracted into research activities. शोभा जी, एक चर्चा ये हो रही है कि इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारे यहाँ रिसर्च नहीं हो पाते हैं ठीक, और रिसर्च नहीं हो पाते हैं तो हम रैंकिंग में पिछड़ जाते हैं। क्या आप ये देखती हैं कि इंडस्ट्री वाकई हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेके थोड़ा सा लापरवाह है, या कहें कि बहुत ज़्यादा उसका ध्यान नहीं है उस तरफ? एक्चुअली इंडस्ट्री तभी इंटरेस्टेड होगी जब उसे कोई वैल्यू एडिशन यूनिवर्सिटी सिस्टम से मिलेगा। गोइंग बैक टू इफ यू लुक एट हिस्टोरिकली, जैसे अशोक ठाकुर साहब ने बोला, मिस्टर अग्रवाल ने बोला कि हमारे जो यूनिवर्सिटी सिस्टम वाज मोर ऑफ अ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। रिसर्च हमारे लैब्स में हुआ करता था और हुआ करता है, तो यूनिवर्सिटीज में देयर इज नो रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च विच इज हैपनिंग, विच इज ओनली अबाउट अ वेरी नेग्लिजिबल 4%. Before economic liberalization, the industry was also not
it operated in a very protected environment, and therefore उनको भी research के ऊपर या globally competitive होने की जरूरत नहीं थी. But ये सब change हुआ है 90 के बाद जब economic liberalization हुआ है. Now when the industry is growing very fast, the university system, because of its inherent structure, has not been able to keep pace. हमारे यहाँ affiliate university system है, तो उनकी they are more focused on administration rather than on research. फंडिंग का भी इशू है. पब्लिक यूनिवर्सिटीज को फिर भी गवर्नमेंट से फंडिंग मिल जाती है, बट इफ यू लुक एट द बल्क ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनका डिपेंडेंस फी स्ट्रक्चर पे ज्यादा है. और रिसर्च के लिए जैसे अग्रवाल साहब ने बोला दैट यू नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग, and that funding is not available to the private university system, and therefore their focus on research is neglected. जी, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आप दोनों को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जरूर पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या सिर्फ फंडिंग की कमी है या कुछ और वजह है जिसकी वजह से आप लोग रिसर्च पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इस वजह से भी क्या हम पिछड़ते जा रहे हैं. और उससे भी बड़ा सवाल कि सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है, खास तौर से एक कोशिश ये है कि किसी तरह से विदेशी यूनिवर्सिटीज को मौका दिया जाए और शायद वो आकर हमारे देश में जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को कुछ ठीक कर सके. उस पर भी चर्चा करेंगे. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं. तो आज हम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सरकार की तमाम कोशिशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं. हरिवंश चतुर्वेदी जी, आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के संगठन के प्रेसिडेंट हैं. अभी जो हमने चर्चा की उस चर्चा में ये बात निकल कर आई कि रिसर्च पे दरअसल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट सेक्टर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनका ज़्यादातर ध्यान ग्रेजुएट्स को निकालने में है, क्योंकि उनका मुख्य ध्यान पैसा कमाना हो गया है. और शायद ये वजह है कि वो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. इसको कितना आप सच मानते हैं, और क्या इस वजह से भी हमारी रैंकिंग पे असर पड़ रहा है? मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छे और ख़राब दोनों तरह के उदाहरण हैं. बहुत सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, थापर यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, बीआईटी रांची, और ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो कि अच्छी क्वालिटी की टीचिंग के साथ साथ रिसर्च पर भी ध्यान देते हैं और शिक्षकों को रिसर्च करने के लिए समुचित फंड्स प्रोवाइड करते हैं. लेकिन ये सच है कि जो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां पिछले एक दशक में खुली हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उनका फोकस रिसर्च पर नहीं है, उनका फोकस विशुद्ध एजुकेशन पर भी नहीं है. और ये एक दौर है जिसमें कि लोग बिजनेस के एंगल से एजुकेशन को ले रहे हैं और उनको सभी को कामयाबी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि एजुकेशन को आप तुरंत एनकैश नहीं कर सकते हैं, कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते हैं. एजुकेशन में आपको रिजल्ट आता है 10 या 15 या 20 वर्षों तक. अगर आप काम करते रहिए, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करते रहिए, तो एक सरप्लस पैदा होता है, ब्रांड बिल्ड होता है. मैं कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर को जो रोल प्ले करना है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज को जो रोल प्ले करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भारत सरकार का है और राज्य सरकारों का है. क्योंकि आज हम ये सोचें कि हायर एजुकेशन पर जीएनपी का 1.5% या 1.4% खर्च करके हम सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे. चीन ने 250 बिलियन US डॉलर हायर एजुकेशन पर पिछले 10 साल में खर्च किया है. जो कि जब तक हम हैवी इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन में नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी कर पाएगा. प्राइवेट सेक्टर का भी एक योगदान होगा, लेकिन जो हमारे देश की ह्यूज पॉपुलेशन है, अभी हम 17% जीआर की बात कर रहे हैं, अगर हमको 30% जीआर करना है तो हमको 2 करोड़ लोगों को और यूनिवर्सिटी सिस्टम में लाना पड़ेगा. हम ये उम्मीद कैसे कर लें कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर कर देगा? ये रोल भारत सरकार का, राज्य सरकारों का है. भारत सरकार क्यों कर रही है? मैं थोड़ा सा इनसे सहमत भी हूँ. अगर हम तुलना करें कि कितना हम फंड्स अपने हायर एजुकेशन को अलॉट करते हैं, जब कंपेयर करते हैं यूएस या किसी और देश के साथ, अभी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में हायर एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको 2 लाख करोड़ से कम का हमें एलोकेशन है, प्लान नॉन प्लान दोनों मिला के.
जो कि उसको अगर कंपेयर करें यूएस का, यूएस जो फेडरल एड देती है यूनिवर्सिटीज़ को वो $150 बिलियन हैं। अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे रुपीज़ में तो इट बिकम्स 9 लाख करोड़। और ये एक साल का, हमारे 5 साल का 2 लाख करोड़ से कम है और उनका एक साल में ही 9 लाख करोड़ का एलोकेशन है। तो तुलना जब करेंगे, बोलेंगे कि हमारे क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ टॉप 200 में आते हैं, तो हमको तो इन लोगों के साथ कम्पीट करना है जिनको इतना पैसा मिलता है। तो ये एक है। पर हाँ, अगर जैसे हमारा इकॉनमी ग्रो कर रहा है, अगर ये ग्रो करेगा 8% 9% पे, अवश्य हमें भी मिलेगी। हमें जैसे हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा बजट 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ था। तो अगर हमारा इकॉनमी ग्रो करेगा तो वी विल ऑल्सो, हमें भी सरकार से फंड्स पर्याप्त मात्रा में मिलने की उम्मीद है। तो आप ये कह रहे हैं कि फंड की कमी है। क्या सिर्फ फंड की कमी ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को पीछे ले जा रही है? Funds are necessary for the development of any activity and critically necessary for the development of education. But it's not a sufficient condition in the sense that if you have the funds, if somebody says that all problems will be solved, I think that's not true. There are several other things that are need to be done. But funds are basically necessary, number one. Number two is, I think the level of public spending on education in India, total education or higher education specific, is much less than what is being spent in other countries. Not necessarily to compare in dollars or rupees, but as a percentage of national income or as a percentage of the total government expenditure, we are still spending much less than what is required. Our own, in fact, commission in India, the Kothari Commission, has suggested long back that we spend 6% of national income on education. We are today spending 3.7%. And in higher education, we are spending less than 1%. Public expenditure really constitutes less than 1%. There was a recommendation which was accepted by the government of India at one point of time, saying that we will be allocating at least 1.5% of our GNP on higher education. And that's not taking place. Funds are necessary but not a sufficient condition. इस बहस में एक और नए इशू को शामिल करना चाहती हूँ मैं, वो ये कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को मौका दे दें यहाँ पर, तो शायद हमारी गुणवत्ता में कुछ बेहतरी आ जाए, शायद उनके आने से कुछ हमारी स्थिति बेहतर हो। जो बाहर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो जो है वो डॉलर खर्च करने के बजाय रुपया खर्च करके यहीं पर पढ़ाई कर सकेंगे और एक नए एवेन्यू खुलेंगे। क्या इससे कुछ फायदा होने जा रहा है? I think this whole issue is not a new issue. This foreign universities coming into India is not a new issue. There are 3 basic assumptions, I think, which need to be really critically examined. And the evidence says that perhaps those assumptions are not tenable. One, the basic assumption that the government makes is good foreign universities, good and high quality foreign universities are very eager to come to India, and they are ready to set up campuses here. They are ready to make huge foreign direct investment in India. I think that's a questionable assumption, number one. Number two, no, there are 20 or 50 foreign. Which 20 we do not know, whether they are really very high quality institutions or they are like one of the 630 institutions presently in the country, which are described in different ways by different kinds of objectives. Rather, to assume that high quality institutions will come to India and provide good quality education here and spend a lot of money on setting up of campuses is still an assumption that has to be really verified. What we have known is very clearly quite a good number of foreign universities, good quality foreign universities are ready to take our students to their campuses in foreign countries, but not necessarily to set up campuses here. At one point of time, it was very clearly stated that within the United States, another Harvard University cannot be set up. Within the state itself, we cannot set up. And it's to assume that Harvard University will come and set up another Harvard University in India, it will be at par. At par is the technical term that's used in the regulations. I think that's really a very tall assumption that we are making. जी आभा, मैं इस पूरी चर्चा में आपको शामिल करना चाहूँगी। बहुत देर से आप इंतज़ार कर रही हैं। 2-3 बातें यहाँ पर उभर के आई हैं। पहली बात तो ये कि हम क्यों उच्च शिक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं, उसकी वजह एक ये मानी गई क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी वो संस्थान है जहाँ पर भारत के अगर छात्र छात्राओं की बात करें तो सभी को चाहते हैं और एस्पायर करते हैं कि वो वहाँ पर पढ़ें, लेकिन उसकी भी वर्ल्ड रैंकिंग में शायद कुछ 200-250 से के नीचे जाके कहीं कोई रैंकिंग आती है।
उसके अलावा जो विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स के कोलैबोरेशन है विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन क्या उस तरह की चीज़ों से हमारी क्वालिटी में कुछ सुधार आ पा रहा है? क्या अगर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर खोले जाएंगे तो हम अपने या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान और ज़्यादा उनके साथ कंपटीशन में अच्छा करने की तरफ प्रेरित होंगे? ये तमाम सवाल हैं जिसको लेके टीचर्स कम्युनिटी क्या सोच रही है? देखिए, ऐसा है कि सुधार कौन से हमें चाहिए और सुधार कैसे लाए जाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। और जब तक हम ये चॉक आउट नहीं करेंगे कि हमें कौन कौन से सुधार चाहिए और उनको कैसे लाया जाए, तब तक मैं नहीं समझती हूँ कि हायर एजुकेशन की स्थिति सुधरेगी। पिछले 3-4 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकेडमिक रिफॉर्म हुए हैं। पहले ज़बरदस्ती सेमेस्टर सिस्टम यूजी लेवल पे लाया गया और तमाम एजिटेशंस होते रहे टीचर्स के, और इस साल 2012 जून से शुरू करते हुए 2013 तक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लगा दिया गया। इसके बावजूद कि तमाम एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री ने कहा कि आप कोई भी रिफॉर्म, कोई भी नई चीज़ इतनी जल्दी नहीं ला सकते, और हम ये देखना चाहते हैं कि जो 4 साल का कोर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाया गया, क्या उसका फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस से कोई लेना देना नहीं। मैं समझती हूँ कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को हम जब समझना चाह रहे हैं तो उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। प्राइवेट कब पनपेगा? प्राइवेट तभी पनपेगा जब आप पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, और ये हमारे सामने उदाहरण है स्कूल एजुकेशन का। इस कगार पे सारी चीज़ें आ गई कि आज आप गवर्नमेंट स्कूल्स को भी अडॉप्शन के लिए देने को तैयार हो गए। आपने गवर्नमेंट सिस्टम को चौपट करना बहुत ज़रूरी है। और ये रैंकिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक तरीका है लोगों के अंदर ये विचार डाल देने का कि अब सुधार नहीं हो सकता, अब हमें प्राइवेट के हाथ में ही सारी चीज़ों को सौंपना होगा। मैं ये जो QS रैंकिंग है उसके मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स लाना चाहती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी 440 रैंक पे है, और इसमें अगर हम देखें कि रैंकिंग जो QS सर्वे था उसने 3 या 4 पॉइंट्स पे नंबर दिए। एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर आपके बारे में क्या सोचता है, स्टूडेंट फैकल्टी रेशो क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कितना आपके कैंपस में आना जाना है, और साइटेशन पर फैकल्टी। इसमें एकेडमिक रेपुटेशन में हम 214 नंबर पे हैं, जो कि काफ़ी ठीक स्तर है। एम्प्लॉयर रेपुटेशन में हम 129 है, यानी कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एजुकेशन दे पा रहे हैं, वो इतने न्यूनतम स्तर का नहीं है। पर फैकल्टी स्टूडेंट रेशो में हम 858 रैंक पे हैं। 858 रैंक, मतलब 800 में भी कहीं नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने स्टूडेंट टीचर रेशियो को इस तरीके का बना दिया कि टीचर जो है तवज्जो ही नहीं दे पा रही है स्टूडेंट पे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2007 के बाद क्या UGC ने इस चीज को रिव्यू करने की कोशिश की कि हमारे लिए कौन सा स्टूडेंट टीचर रेशियो बेहतरीन होगा, जब हमारी क्लासेस में 50% रिजर्व सेक्शन के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, पर शिक्षा की क्वालिटी कैसे सुधरेगी? आज 3 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। इन एकेडमिक रिफॉर्म्स के चलते ये कह दिया गया जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होंगे कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। 4000 टीचर्स जो हैं एडहॉक कैपेसिटी में पढ़ा रहे हैं, वो कब तक अपने सबर का बांध रखेंगे? आभा जी, हम लौटेंगे आपके पास। आपने बहुत सारे पॉइंट्स एक के बाद एक गिनाए हैं। मैं चाहूंगी कि अशोक जी उसका जवाब दें। एक सीधा सा सवाल कि क्या हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने यहाँ की जो देसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको खस्ताहाल करने की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि जी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ तक प्रश्न है, ये अपने आप में कोई पनेशिया नहीं है कि इसके लाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ना ही हमारा कोई वो है, मकसद है। हम तो सिर्फ एक रास्ता खोलना चाह रहे हैं जिसके माध्यम से फॉरेन के जो अभी हमारे जो भारतीय बच्चे जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, एक एस्टिमेट लगाया गया जिसके तहत $7 billion are spent every year by our मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख पर एनम। 0.05% स्टूडेंट जो बाहर जा रहा है, और वो बाहर रहने जा रहा है। तमाम स्टूडेंट जो एजुकेशन का रास्ता अपनाते हैं ताकि वो बाहर सेटल हो पाएं, वो आज के दिन में भी बाहर जाएंगे। जी, लेकिन फिर भी सरकार का वर्जन हम जरूर हाँ, सरकार का वर्जन आप सुन लीजिए। सो दैट इज अ नेट आउटफ्लो, हमारा अपना फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा है। सो क्यों नहीं, अगर क्यों। और दूसरी बात जो इसके साथ मौका, जो अभी के जो हाल में जो इकोनॉमिक कंडीशन पूरे विश्व की है उसको लेते हुए USA में
1.2 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का अनपेड स्टूडेंट लोन है। वहाँ इतना महंगा हो गया है कि उनका एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे अनसस्टेनेबल हो गया है। और तो आप चाहते मेरे हैं कि इंडिया हम में भी चाहते हैं वैसा कि हो? वो डिग्री जो फॉरेन डिग्री वहाँ देते हैं वो इंडिया में क्यों यहाँ पे पढ़ाना या यहाँ पे रिसर्च करेंगे, इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट। वहाँ पे जो यूएस में जो खर्चा होता है एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए और इंडिया में पढ़ाने का, वो बिल्कुल उसका एक फ्रैक्शन होगा। मेरे ख्याल मुश्किल से 10% भी नहीं होगा। तो अगर ये दोनों के लिए विन विन हो सकता है, अगर वो उन विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत लेकिन में ये भी आके तो संभव है डिग्री कि भारत के जो स्टूडेंट्स अभी 5,000 खर्चा करके पढ़ पा रहे हैं, उनको 50,000 खर्चा करके भी पढ़ाई के लिए मौका ना मिल पाए, क्यों? मैं ये इसमें साफ बात कर दूं कि बारवा प्लान कह रहा है कि हायर एजुकेशन में फॉर प्रॉफिट अलाउ किया जाए। ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंसेंटिव नहीं बन पा रहा है। वो यहाँ फिलैंथ्रोपी के लिए नहीं आ रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आएंगी तो आपके हायर एजुकेशन के सुधार के लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ मार्केट खोज रहे हैं और वो तभी आएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। बारवा प्लान देखिए ऐसा है कि मैं जब स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट पढ़ रही थी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, एक बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें 2-3 चीज़ें मैं जो पॉइंट आउट करना चाहूँगी। एक कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन होगा कि नहीं, तो MHRD का जवाब था जब स्टैंडिंग कमेटी ने ये क्वेश्चन पूछा, तो MHRD का जवाब ये था कि जो भी हमारे रूल्स होंगे जो हमारी अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे लागू होते हैं वही फॉरेन यूनिवर्सिटीज पे लागू होंगे। और बारवा प्लान जब आपको प्रपोजल दे रहा है कि allow profit making in higher education, this means the day that will become part of your legislation, you will also allow foreign universities to make money and take away money इसका from this मतलब तो ये country. है कि स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव भी बढ़ाने का एक तरीका ये हो बिल्कुल। सकता है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद और दूसरे मेहमानों से भी करेंगे चर्चा। में हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और फॉरेन यूनिवर्सिटी को बैकडोर से एंट्री देने के मुद्दे की। मंथा साहब, एक सवाल जो इनकी तरफ से उठाया जा रहा है कि जिस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को मौका दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है, दरअसल उससे शिक्षा में गुणवत्ता तो कम, लेकिन जो छात्र हैं उनके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ने की संभावना दिख रही है। मुझे नहीं लगता है कि वो बोझ वाली बात है। हाँ। जहाँ भी जो भी सिस्टम आपका चलता है वहाँ पे यदि कंपटीशन का एक जरिया हो, चाहे वो लोकल हो, देयर आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैं आपको यहीं पे टोकती हूँ। कंपटीशन के जरिए के हिसाब से आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की कोशिश की और उसका हश्र क्या हो रहा है? क्या वो तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो पढ़े हुए छात्र हैं वो योग्य साबित हो पा रहे हैं? अगर योग्य साबित होते तो अपने ही योजना आयोग को ये बार बार स्किल्ड लेबर की कमी की शिकायत क्यों करनी पड़ती? मैं ये नहीं मानता हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आया है वो कंपटीशन के तौर पे आया है। हाँ। हमारे यहाँ पे एक्सेस एक अहम चीज़ है। वो सभी लोगों को जिनको भी पढ़ना है उनको एक्सेस देना ज़रूरी है। इसीलिए लोकल जो सिस्टम्स है उनको बेहतर बनाना और उनके लिए एक बच्चों को ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो देना ज़रूरी है। इस वजह से निकला है। लेकिन जो जहाँ तक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का बात है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि फैकल्टी शॉर्टेजेस है। हमारे बहुत अच्छे फैकल्टी फॉरेन देशों में गए हैं, खासकर यूएस में गए हैं। ये एक ज़रिया बन सकता है। इट इज़ नॉट एज इफ एवरी फॉरेन यूनिवर्सिटी विल कम हियर। एक क्लाइंटेल ऐसा है जो फॉरेन जाना चाहता है, लेकिन आज का आप जो डॉलर अप्रिसिएशन हो रहा है, ये सारा चीज़ देखेंगे तो कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली। सो देयरफॉर हमारा ये कहना है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पर से यहाँ पे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ आना चाहिए। लोकली एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, एक एक्रेडिटेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, जो उनका जो प्रोसेसेस यहाँ पे करेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हो या रिसर्च हो, उनको देखा सवाल जाए। बस इतना ही है कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 400 की लिस्ट में हैं वो आएंगी ही क्यों जब उनको मुनाफा नहीं होगा? क्यों? तिलक साहब ने बड़ा एक शुरू में बात कही थी कि दैट assumption that top universities are dying to come to India, I think is फार्स। needs reconsideration.
because any good institution will have to justify to their board कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहे हैं इट इज़ वर्थ इट. अगर रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है तो इट्स वेरी वेरी डाउटफुल दैट दे वुड कम. एंड इट इज़ बेसिकली फॉर प्रेस्टीज एनहेंसिंग, प्रेस्टीज सीकिंग exercise for them. And they also see India as emerging global power, and hopefully we'll be one. And because of that, they want to get an Indian experience. For that purpose, they would like to get some association with India and Indian higher education system. Now, in this connection, जो आपका जो ये रूल की बात जो प्रेस रिलीज में हुई है 10 तारीख को, मेरे ख्याल से मैं तो उसके लिए डाउटफुल हूँ कि वेदर इट कैन बी डन थ्रू रूल्स व्हाट इज नॉट एम्पावर्ड अंडर द एक्ट. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूजीसी एक्ट में सेक्शन 24 में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,000 रुपये का फाइन कर सकते हैं किसी भी एयरिंग इंस्टीट्यूशन पर. यहाँ पर फाइन का प्रावधान जैसा कि प्रेस में मैंने देखा था 50 लाख से 1 करोड़ तक का है. ना ऑब्वियसली रूल्स में आप वो नहीं दे सकते जो आपको एक्ट ही एम्पावर नहीं करता है. सो माई फीलिंग इज कि रूल्स जो अभी जिसकी बात हो रही है इट कैनॉट बी डन अनलेस यूजीसी एक्ट इटसेल्फ इज अमेंडेड. तो मेरे ख्याल से जो ये रूल की बात चल रही है ये काफी अभी दूर इसमें चलना पड़ेगा. पर हाँ, यूजीसी ने एक बहुत अच्छा रेगुलेशन बनाया है, मेरे ख्याल से काफी अच्छा है. इट इज कॉल्ड प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2012. इसके तहत ट्विनिंग इज बीइंग अलाउड बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस. इफ ए डिग्री इज बीइंग अवॉर्डेड इन abroad in a foreign institution तो वो अपनी फॉरेन डिग्री देंगे, बट इंडियन इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो गिव इंडियन डिग्री इफ दे सो लाइक. जी, मैं उस पर चर्चा करूंगी, लेकिन शोभा मिश्रा घोष कुछ कहना चाहती हैं. शोभा जी, अगर आप भारत को देखें विद सच अ लार्ज यंग पॉपुलेशन, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट alone to actually provide for higher education system. जैसे हमारे कुछ पैनलिस्ट ने बोला है कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारे हिसाब से ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसमें बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर हैज टू कम टुगेदर, एंड दैट इज वेयर प्रोबेबली द गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स. क्योंकि हमारा अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ही कंस्ट्रेंड है. वी आर वेरी ओवरली गवर्नड, वी आर अंडर गवर्नड एंड ओवरली रेगुलेटेड. जरूरत ये है कि हम इनपुट फोकस हो, ना आउटपुट फोकस हो, ना कि इनपुट फोकस जो अभी है. क्या ये ओवर रेगुलेशन की वजह से ये सारी समस्या आ रही है कि वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बाकी अगर सरकारी संस्थाओं की बात करें तो कहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट मेकिंग का एक तरह से खुला छूट मिला हुआ है? नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात सामने रखना चाहता हूँ कि हमको ऑटोनॉमी की ज़रूरत है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को. और ये बात बिल्कुल सही शोभा जी ने कही है कि ओवर रेगुलेशन है और अंडर और पुअर गवर्नेंस है. यूजीसी और एआईसीटी के बारे में हमारी अपनी शिकायतें हैं कि वो जब भी कोई नई पॉलिसी लाती हैं वो सभी स्टेक होल्डर से एक संवाद नहीं कायम करते हैं, और इसके लिए हमको बार बार कोर्ट जाना पड़ता है. अभी जैसे यूजीसी के नए रेगुलेशंस प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के बारे में अनाउंस किए जाने कल या परसों, हमने अभी 1 हफ्ते पहले यूजीसी चेयरमैन से निवेदन किया, एक डेलीगेशन मिला कि कम से कम जब 200 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनसे एक बार बात तो करिए कि प्राइवेट सेक्टर का रेगुलेशन कैसे होगा. हम सिंपली ब्लेम नहीं कर सकते हैं. और जो बात आपने अभी कही है कि एम्प्लॉयबिलिटी की, पुअर एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है, जो हमारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनमें से 60-70% एम्प्लॉयबल नहीं है, ये बराबर लागू होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज पर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर. To say that government is able to regulate our higher education system is, I think, is far from true. The higher education system has expanded during the last 2.5 decades, completely unregulated, unbridled expansion has taken place, particularly in private sector. The government's ability to regulate the system is under serious question. So if somebody says it's over-regulated, etc., there is nothing like this. ये झूठ है. ये झूठ है. In fact, government cannot enforce a single rule and regulation on private institutions to see that they strictly follow it. और अगर गवर्नमेंट करती भी है तो कोर्ट में चले जाते हैं. They strictly follow it. The second point they came about the profits. In fact, there is a contradiction in the foreign university regulations that are being prepared now. It is being stated that it will be not for profit.
But in the 12th five-year plan for private universities, private institutions in the country, it is being proposed that this not-for-profit tag will be removed completely and profit will be allowed, because without profit, these private universities will not, private sector will not come into the university system. That's a very serious proposal that was made in the 12th five-year जी, plan. ये You cannot have one प्राइवेट proposal for यूनिवर्सिटीज के लिए, प्राइवेट संस्थानों के लिए अगर प्रॉफिट मेकिंग का एक तरह से भरोसा दिया जा रहा है या उनकी मांग को पुश करने की कोशिश की जा रही है, तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उनके लिए प्रॉफिट मेकिंग पे रोक Exactly, क्यों? that's the question. You cannot say that you will not allow private universities, you will allow private universities to make profits, but not for foreign universities will not be allowed to हिंदुस्तान make में profits. किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फॉर प्रॉफिट अलाउ नहीं किया गया है। सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नॉट फॉर प्रॉफिट है। As of now, नॉट पॉसिबल। yes, as of now they are not for profit. प्लानिंग कमीशन में एक But लाइन the government saying that it's not operative as of now. हाँ, जी, It's हाँ. not De operative. jure they are not for profit. No institution, no educational institution in the country is for profit. But the government saying that private institutions in the country will be allowed to make profits No, as it's per the only 12th a five-year thought. plan proposal. It is only a thought for discussion. It's a thought written in black and white in the 12th five-year plan proposal, for sir. discussion. In the 12th five-year plan. ठीक है, उस- And at the same time to say that foreign universities will not be allowed, I think it will not be possible to do that. I think that's a serious thing that one has to really look at it. Foreign universities may come thinking that yes, the same regulations will be later applied to foreign universities also, and they will be allowed to make profits and they will repatriate the loans, repatriate the surpluses also to their countries. There is a great danger of that particular kind that one has to know. मेरा एक सवाल है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिना फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ एक डायलॉग किए हुए इंडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबली कम्पीट कैसे करेंगी? There are two aspects that both are raised here. One is academic collaboration between universities, between Indian and foreign Twinning is a universities. very good That's idea, one I which think, is widely overall. respected practice, and I think everybody favors good collaborations with good universities. And whatever the वो regulations तो are being ऑलरेडी है, formulated. कोलैबोरेशन पे तो The new regulations are अभी coming तक now. नहीं था. The UGC's new regulations on twinning programs, academic collaboration between universities are now going to be in place. It is not yet there. And that has to be differentiated from the entry of foreign universities into the country. Both are related, but both are different issues. ओके And there are serious questions on the second one, but not so serious questions on the first point. इंडियन यूनिवर्सिटीज को कैंपस बाहर स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, बाहर की यूनिवर्सिटियां यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ के बच्चे विदेश नहीं जाएंगे, वहाँ के टीचर यहाँ नहीं यही आएंगे। सवाल करना चाहते हैं अशोक ठाकुर जी से कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज को यहाँ लाने की कोशिश जिस भी तरीके से की जा रही है या पहल करने की बात कही जा रही है, उसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज को भी बाहर एस्टेब्लिश होने के लिए क्यों नहीं मौके दिए जा रहे हैं? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वो मौका भी दिया जा रहा है। दिया जा रहा है। जी। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय देश में 46,200 करोड़ रुपए का हायर एजुकेशन का मार्केट है, जो सालाना 18% के हिसाब से बढ़ रहा है। और शायद ये भी वजह है कि मार्केट यानी बाजार के लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्या बाजार के प्रवेश से, क्या बाहरी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से हमारी गुणवत्ता सुधर सकती है, क्या उसमें जो वर्ल्ड रैंकिंग के सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कोई सुधार आ सकता है। यहाँ पर तमाम हमारे पैनलिस्ट को तो आपने सुना, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो छात्र छात्राएं मौजूद हैं वो भी इनसे सवाल जवाब करें। जी मैम, मेरा सवाल यह है कि जैसा आपने बताया कि हम लोग रिसर्च पे बहुत कम खर्चा कर रहे हैं और इसी कारण से उच्च शिक्षा में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो सरकार रिसर्च पे ज़्यादा खर्च क्यों नहीं करती है? सिर्फ ये रोना क्यों रोती है कि हम सिर्फ शिक्षा में पिछड़ रहे हैं? रिसर्च में जैसे मैंने कहा, अगर तो हमारी इकॉनमी ग्रो करती है, पहले हुई है 9% पे ग्रो की है और उस वक्त हमारा जो बजट था 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अगर भविष्य में भी हमारा इकॉनमी अगर ग्रो करता रहेगा, अवश्य हमें पैसा मिलेगा और अवश्य हमारा जो 13वीं 5 वर्षीय योजना होगा उसमें भी बढ़ोतरी होगी और रिसर्च के लिए पर्याप्त मात्रा होगी। पर इकॉनमी का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। क्या इकोनॉमी के ग्रो करने से रिसर्च बेहतर हो सकता है? मेरे ख्याल से रिसर्च ऐसा है कि इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस इंडिया में, फॉर एग्जांपल IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मेरे ख्याल से उनको फंड्स की कमी कभी नहीं रही है, जहाँ तक मुझे लगता है। ये एक हमारे फैकल्टीज में भी एक ये रॉन्ग परसेप्शन है कि आप जरा भी कोई आइडिया आया उसको पब्लिश कर दो इमिडिएटली। दे डोंट ट्राई टू प्रोटेक्ट द IPR। इनफैक्ट what they should do is they should go for a PCT application which protects their right on that new knowledge for 30 months and they have time for 30 months to get the IPR for that.
हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग कर दिया गया और बहुत समय तक यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के लिए कोई रुपया नहीं आया। अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक टीचर 18 पीरियड लेता है पूरे हफ्ते में, एंड दैट इज़ अ बहुत बड़ा वर्कलोड है ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। कॉलेजेस में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में मुश्किल से स्टाफ रूम्स हैं जहाँ पे टीचर्स बैठ सकते हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि अगर ये दिल्ली विश्वविद्यालय का हालत है तो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल होगा। तो जब आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, आपका अगर हायर एजुकेशन का पैटर्न बिल्कुल अलग है, आप वोकेशनल स्टडीज़ के अलग इंस्टीट्यूशंस ला रहे हैं, हायर एजुकेशन में भी आपने 2 धड़ों में बांट दिया, यूनिवर्सिटीज़ फॉर लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज और प्रोफेशनल कॉलेजेस, तो अब हमें रेटिंग की ओर देखकर विचलित होने की जरूरत नहीं है। और अगर हम सुधार चाहते हैं तो हम ये मन में मान लें कि हम किस तरीके से धीरे धीरे चीजों को चेंज करेंगे। पर जो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो ये कि फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल जब 3 साल तक पास नहीं हो पाया राज्यसभा से, तो आप यूजीसी के द्वार के पीछे दरवाजे से उसको लाना चाह रहे हैं। यानी कि सरकार को लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, ये बिल्कुल कंटेम्प्ट फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है। मैं मैडम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा अलग मेरा व्यू है। हमारा ये है कि जो बिल पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, उस बिल के तहत विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को इंडियन डिग्री देने का विषय था। इंडियन डिग्रीज को दे सकते, नेशनल ट्रीटमेंट देने का प्रश्न है। पर ये जो अभी रूल लेके आ रहे हैं ये हम कह रहे हैं कि विदेशी अपनी डिग्रीज भारत में दें, और उसके लिए अगर आपने इक्वलेंस करना, अगर आपने फर्दर इंडिया में पढ़ना है या आपको सरकारी नौकरी चाहिए, फिर उसके लिए आप एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से इक्वलेंस करवा के, जैसे अभी भी होता है, विदेश के जो बच्चे पढ़ के आते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के, उसमें सिर्फ यही है कि जो इन्वेस्टमेंट, जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, वो अगर यहाँ पे लगाते हैं, वो लोग संस्थाएं खोलती हैं, तो जो $7 बिलियन की मैंने जो बात की थी वो हमारे देश में ही रहेगा। मेरा सवाल आपसे है मैम, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन कौन देती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी देती है। हमारे देश में 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पिछले कुछ साल पहले से 7 कंबाइन 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई थी, लेकिन आज तक नहीं खुली। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्या हालत है सब जानते हैं। उस कंडीशन में सरकार नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी को ला रही है, कुछ सोच के ला रही होगी, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ऐसा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इस बारी एक लेजिस्लेशन नहीं आ रहा था, 7-8 टुकड़ों में लेजिस्लेशन आ रहा था, जिसमें एक जगह रेगुलेशन था, एक जगह फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल था, एक इनोवेशन इंस्टीट्यूशन बिल था। और अगर आप इनको पढ़ने लगें तो सारी चीज़ें लिंक्ड अप हैं, ये अलग अलग नहीं सोचा जा सकता। जैसे कि आप देखें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ये जो 4 ईयर कोर्स लेकर आए हैं, और हमें लगता है ये प्रिपरेशन की गई है फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि अगर आप ये भी बताएं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ जाएंगी, उसके कैंपस कहाँ जाएंगे, क्या वो अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़कर कहीं और जा पाएंगी? एक बहुत इंटरेस्टिंग फिक्की का डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 2009 या 2011 20 साल में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ऑफ अर्बन मैन इज क्वाइट स्टैटिक, 20%, 21-22%, जबकि महिलाओं का, अर्बन विमेन का, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा। तो हम ये समझ सकते हैं कि ठीक है, औरतों के एजुकेशन के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ी, हमारा अवेयरनेस बढ़ा, लेकिन अर्बन मैन का स्टैटिक क्यों है? क्योंकि एजुकेशन खरीद पाने की क्षमता यहाँ पे मुट्ठी भर लोगों में है, और उसके बाद आप फॉरेन सेचुरेशन ग्राफ को छू जाते हैं। तो आपका और क्या तरीके होंगे, ये हमें बहुत सोच के समझना होगा कि आज ये कह रहे हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट, पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज क्यों आएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी मैम, एक्चुअली आपने कहा कि ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंडिया में क्यों लाया जा रहा है। दरअसल हमारे यहाँ यही विडंबना है कि जब सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे कि देश को फ़ायदा हो, तो उसको इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि इससे पर्टिकुलर सरकार का ही फ़ायदा हो। और अगर नहीं उठाती है तो उसमें हम ये कहते हैं, हम और बल्कि देश की पूरी जनता कहती है कि हम कोई कदम ही नहीं उठा रहे हैं, हम ऐसे स्टूडेंट्स को पैदा ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ ही नहीं दे रहे हैं, ऐसी लैब्स में जो आपने रिसर्च की बात करी वो ही नहीं हो रहा है जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पर हम स्टैंड कर सकें। मेरा सवाल चतुर्वेदी साहब से, जैसा कि चतुर्वेदी साहब ने कहा, जिस देश में शिक्षा के मंदिर का उद्देश्य छात्र निर्माण यानी कि राष्ट्र निर्माण होता है, वहाँ पर ये पैसे निर्माण का कब से आ गया? पैसे बनाने की ये जो खेल है, ये कहाँ से आ गया?
चलिए पहले चतुर्वेदी जी आप ही जवाब दे दीजिए, बाकी मैं और दूसरे से। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि उच्च क्वालिटी की एजुकेशन भले ही पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या रांची यूनिवर्सिटी में हो, या बिट्स पिलानी में हो, उसकी कॉस्ट भी ऊंची होगी। सुन लीजिए, और उस कॉस्ट को किसी को तो मीट करना होगा, या तो सरकार मीट करे, या रिक्रूटर मीट करे, या जो स्टूडेंट उस एजुकेशन को ले रहा है वो मीट करे। लेकिन सरकार ऐसी तमाम स्थितियां पैदा कर सकती है जिसमें कि जो अभी जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के सामने या पेरेंट्स के सामने आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को काफी घटाया जा सकता है। जैसे सस्ती दरों पर एजुकेशनल लोन। हाँ, हमारे देश के ज्यादातर स्टूडेंट पेरेंट्स के पैसे से पढ़ते हैं और उनमें वो उतनी अकाउंटेबिलिटी और उतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन नहीं है। अगर हम 5% या 3% ब्याज पर एजुकेशनल लोन सारे स्टूडेंट्स को मुहैया करें और उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, भले ही वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो, वहां सरकार पैसा लगाएगी। मतलब उधार लेके पढ़ाई करें और इसके बाद अगर नौकरी न मिले तो वो उधार भी नहीं चुका पाएंगे। ये तो ये बात हो गई, नौकरी करें उधार को चुकाने के लिए। ठाकुर साहब, आपसे सवाल है मेरा। रिसर्च पर निर्भर करता है रैंकिंग, और गत वर्ष जेएनयू और डीयू के इंग्लिश डिपार्टमेंट को अंडर 200 में रखा गया था, और फर्स्ट स्टैंडर्ड। और उसके बाद मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को लाने की बात तो ठीक है, आपने गांधी को भी कोट किया, और मैं भी कहूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर को 4 दीवारियों में कैद कर दिया जाए, खिड़कियों को बंद रखा जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के झरोखों से हर एक संस्कृतियों के बयार बहें। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैं यह भी नहीं चाहता कि उन झोंकों से मेरे अपने ही पैर उखड़ जाएँ। तो पहली बात तो यह, आज तक आईएमसी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं डिक्लेयर किया गया, ढेर सारे उसके लिए पार्लियामेंट में बहस होते हैं। दूसरी बात सर कि हम क्यों सेंट स्टीफन को ट्रिनिटी कॉलेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम जेएनयू को क्यों ऑक्सफोर्ड बनाना चाहते हैं। जेएनयू हैज़ टू रिमेन जेएनयू, स्टीफन हैज़ टू रिमेन स्टीफन, क्योंकि यह उस देश के कल्चरल एटमॉस्फेयर, ज्योग्राफिक एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ों, उन बच्चों की मानसिकताओं के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो हम उसको ही क्यों ना अपग्रेड करें। मेरे को एक चीज़ का ज़रा आश्चर्य हो रहा है कि ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का मुद्दा लाके पूरे अच्छे डिस्कशन को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है मेरे समझ से। 1990 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में आए थे, तो यूँ ऐसा डर था कि पूरे देश को ये फॉरेन कंपनीज खरीद जाएगी। बाद में क्या हुआ, हमारे कंपनीज ने उल्टा फॉरेन कंट्रीज में जाकर नाम कमाया, और जैसे टाटाज वगैरह ने जैगुआर जैसे कंपनीज को भी लिया, और विश्व में हम वी कैन सिमिलरली आवर यूनिवर्सिटीज हैव द पोटेंशियल टू compete with the rest of the world provided we have the इक्वल प्लेइंग फील्ड। एक सवाल मैं शोभा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इंडस्ट्री बार बार ये शिकायत करती है, और अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी इंडस्ट्री का हवाला देते हुए अपने यहाँ जो 4 साल का डिग्री कोर्स शुरू किया है, और उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल जो इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आती हैं वो योग्य छात्र छात्राएँ नहीं पाती हैं, और उनको हम अच्छे छात्र छात्रा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमें अपने सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को क्या लगता है किस तरह से पढ़ाई को दुरुस्त किया जा सकता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, उसे रोजगार परक बनाया जा सकता है जो इंडस्ट्री और हमारे देश की ज़रूरत के हिसाब से हो। If we want to increase global mobility, and if you look at the the young population that we have, and in going forward in next 20-30 years हमारी जो young population है बाहर जाके काम करेगी, बाहर जाके पढ़ेगी, उनको वो मोबिलिटी की जरूरत है, एंड टू फैसिलिटेट दैट मोबिलिटी यू नीड टू बी कंफर्मिंग टू द ग्लोबल नॉर्म्स। मेरे हिसाब से ये जो 4 साल का ग्रेजुएट, लेकिन क्या इंडस्ट्री अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही है शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने में? इंडस्ट्री अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही है? बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे। एब्सोल्युटली, इंडस्ट्री इज वेरी मच अवेयर दैट the gap between the industry academia which has been there, that needs to be bridged so that जो graduates निकल कर आते हैं, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से हो या जनरल यूनिवर्सिटी सिस्टम से हो, वो इमीडिएटली एम्प्लॉयबल हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार चाहे जो भी प्रयास करे, उसमें ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जो शिक्षा है वो आज भी सामाजिक सरोकारों की शिक्षा है। आज भी हम प्रॉफिट मेकिंग शिक्षा को नहीं मानते हैं, और इसलिए यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखते हुए और उनकी ज़रूरतों और उनके हिसाब से भी ध्यान रखते हुए हमें अपनी योजनाओं को तैयार करना होगा। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के आने से किसी को ऐतराज़ नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ आने से ऐसा न हो कि शिक्षा की हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है उस पर असर पड़े, बल्कि उसे भी फलने फूलने का बेहतर मौका मिले। यही सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
जरूरी ये नहीं है